हाय, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। मैं मिसेस संगीता जेकब्स हूँ। आपका इतिहास की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पाठ 3 का तीसरा एवं अंतिम भाग पढ़ाऊंगी। पिछले भाग 2 में मैंने आपको जाति और सामाजिक गतिशीलता, 4 वर्णों के परे एकीकरण, अधीनता और संघर्ष, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के अधिकार आदि के बारे में बताया था। आज मैं आपको साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, भाषा एवं विषय वस्तु, लेखक और तिथियां, सदृशता की खोज, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ, ये 5 टॉपिक्स जो हैं इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है साहित्यिक स्रोतों। साहित्यिक स्रोत क्या थे? तो साहित्यिक स्रोत जैसे महाभारत, धर्मसूत्र, मनुस्मृति आदि। तो इतिहासकार किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय कई पहलुओं को ध्यान में रखते थे। सबसे पहले वे भाषा देखते थे कि भाषा कैसी है, साधारण है या विशेष है। साधारण भाषा क्या होती थी? आम बोलचाल वाली, जो कि लोग आपस में बोलते थे। तो उस समय आम बोलचाल की भाषा क्या थी? प्राकृत, पाली और तमिल। और विशेष भाषा संस्कृत थी, जो पुरोहितों, पंडितों, विद्वानों, ब्राह्मणों द्वारा बोली जाती थी। तो हमने भाषा देखी। भाषा 2 प्रकार की थी, साधारण और विशेष। साधारण क्या थी? प्राकृत, पाली, तमिल। और विशेष भाषा संस्कृत। फिर ग्रंथ के प्रकार, इसमें इतिहासकार देखते थे कि ग्रंथ किस प्रकार का है, मंत्रों वाला है या कथा। मंत्र आप सब जानते हैं कि मंत्र क्या होता है, जो अनुष्ठानों या पूजा पाठ, विवाह, मुंडन आदि के समय जिनका जाप किया जाता है। और कथा क्या होती है? कहानी होती है। जैसे कि पंडित जी सत्यनारायण की कथा बताते हैं, जिसे लोग ध्यान से सुनते, अच्छा लगता है तो वो दोबारा सुनते हैं। तो ये कहानी होती थी, कथा। और इसको लोग पढ़ते भी थे। इसके बाद इतिहासकार लेखक के बारे में जानने का प्रयास करते थे कि उनका दृष्टिकोण क्या है, क्यों वो इस ग्रंथ को लिख रहा है, इस किसके लिए लिख रहा है, और क्या उसके भाव हैं, उसका क्या उद्देश्य है। यदि वो राजा का मंत्री है तो हो सकता है कि वो अपने ग्रंथ में राजा की तारीफ लिखे। तो ये सब इतिहासकार जानना चाहते थे कि लेखक का क्या दृष्टिकोण है। और फिर श्रोताओं का निरीक्षण। श्रोता यानी कि पढ़ने वाले, ये कैसे होंगे, उनकी क्या प्रक्रिया होगी, और क्या उन्हें ग्रंथ पसंद आएगा या नहीं आएगा। इसके बाद वे ग्रंथ के रचना काल को देखते थे कि किस समय ग्रंथ की रचना हुई, क्या काल था, क्या समय था जिस समय ये ग्रंथ लिखा गया। फिर इसकी विषय वस्तु के बारे में भी वो देखते थे कि विषय वस्तु क्या थी, किन बातों का उसमें विवरण था, किसका विवरण था, और किन बातों को उसमें लिखा गया था। तो ये हमने 5-6 बातें देखी साहित्यिक स्रोतों में। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, इनका जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए प्रयोग करते हैं। वास्तव में यदि हम महाभारत के बारे में सोचते हैं तो वाकई में ये बहुत ही कठिन कार्य होगा। अब हम भाषा एवं विषय वस्तु को देखेंगे। महाभारत संस्कृत भाषा में है, परंतु
अब तो अन्य भाषाओं में भी इनके संस्करण मिलते हैं। महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृत अधिक सरल है, अतः ये संभव है कि इस ग्रंथ को बहुत अच्छे से समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। तो ये दो मुख्य शीर्षक है, आख्यान और उपदेशात्मक। अब आख्यान क्या है? आख्यान कहानियां हैं जिसमें कोई ना कोई उपदेश रहता है, मॉरल लेसन रहता है, उसमें कुछ शिक्षा मिलती है। कभी कभी इन आख्यानों में श्लोक भी मिलते हैं। उपदेशात्मक अंश जो है, इसमें सामाजिक आचार विचार के मापदंड का चित्रण मिलता है। और उपदेशात्मक का अर्थ है निर्देश या शिक्षा देना। तो इसमें हमको उपदेश मिलते हैं और कभी कभी इन उपदेशों में कहानी भी होती है। उपदेशात्मक अंश का बच्चों हम एक आपको चित्र दिखाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। महाभारत का ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं श्री कृष्ण यहाँ है और ये अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। तो ये जो है उपदेशात्मक अंश जो है उसका एक बहुत बड़ा ये उदाहरण हमको देखने को मिलता है। फिर हम लेखक और तिथियों के बारे में देखेंगे। महाभारत की जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि महाभारत की जो मूल कथा यानी कि जो ओरिजिनल जो महाभारत थी उसके रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध पर जाते थे। विजयी होने पर उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविता लिखते थे। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। ये वो समय था जब कुरु और पंचाल राजतंत्र उभर रहे थे। महाभारत की कहानी इसके आसपास मिलती है। तो इसमें हमने ये देखा कि महाभारत की जो मूल कथा है उसके रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था, और महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। साहित्यिक दृष्टि से जब हम देखते हैं, साहित्य के या लिटरेरी के हिसाब से जब हम देखते हैं, तो महाभारत के रचयिता ऋषि वेद व्यास माने जाते हैं। वे ही इसके रचयिता हैं। आगे हम देखेंगे कि 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य विष्णु देवता की आराधना महत्वपूर्ण हो गई थी। इनकी पूजा पाठ लोग बहुत अधिक करने लगे थे। श्री कृष्ण जो कि महाकाव्य के नायक माने जाते हैं, उन्हें विष्णु का अवतार माना जाता था। 200 से 400 ईस्वी के मध्य मनुस्मृति जो कि उपदेशात्मक प्रकरण थी, इसी की तरह महाभारत में उपदेशात्मक प्रकरण भी बहुत से जोड़े गए। प्रकरण यानी कि उपविषय या टॉपिक हम कह सकते हैं। तो बाद में महाभारत में बहुत से उपदेशात्मक प्रकरण भी जोड़े गए। प्रारंभ में महाभारत में संभवतः 10,000 श्लोकों से कम थे, परंतु अब 1 लाख श्लोकों वाला हो गया है। आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सदृशता की खोज। इसमें सबसे
प्रमुख और इम्पोर्टेंट बात है वो है बहुपति प्रथा। बहुपति पति का मतलब क्या है बच्चों? एक स्त्री के जब कई पति होते हैं तो उसको बहुपति कहते हैं। द्रौपदी के बारे में भी आप सब लोग जानते होंगे। महाभारत में द्रौपदी का विवाह पांडवों से हुआ था और इनके 5 पति थे। इतिहासकारों के अनुसार ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य थी तथा हो सकता है ये हिमालय क्षेत्र में प्रचलित हो। ये भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। लास्ट पॉइंट है हमारा, महाभारत एक गतिशील ग्रंथ। बच्चों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बोर्ड में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो वास्तव में महाभारत एक गतिशील ग्रंथ है। क्यों? क्योंकि ये 1000 सालों तक लिखा गया। ये केवल संस्कृत में ही नहीं लिखा गया परंतु कई भाषाओं में भी लिखा गया। ये श्लोकों और आख्यानों से भरपूर है। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं कि 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के काल में बंधुत्व जाति एवं वर्ग की दृष्टि से महत्वपूर्ण सामाजिक विकास हुए। तो बच्चों आज का लेसन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको PDF भी भेज दूंगी, तो लेसन भी आप पढ़ लीजिएगा और मैं कुछ क्वेश्चन भी भेज रही हूँ बच्चों, उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। थैंक यू।